सारा मैम, चीज। हाँ बोलिए बोलिए सब। मैग्नीशियम कोष्ठ था मैम, ये कैसा होता है? दहन और ज्वाला। दहन का मतलब होता है अगर एक बार आग पकड़ लिया है तो वो अपने फ्लेम में निकलता जाएगा, और ज्वाला का मतलब होता है वो कितना तेजी से जल रहा है, उसका जो एक तरीके से ज्वलन मान है वो कितना है। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे हमारा घर का एलपीजी सिलेंडर हो, चाहे किसी भी कारखाने में यूज होने वाला कोई भी तरीके का ईंधन जहां से कोई चीज बनाया जाता है, तो हर एक जगह ईंधन का यूज होता है। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? बहुत जगह कोयला यूज होता है, बहुत जगह लकड़ियां भी यूज होती हैं ईंधन के रूप में, और एलपीजी सिलेंडर बहुत सारी जगहों पे ये भी यूज होता है। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। आप सब बता सकते हो, पेट्रोल, डीजल, साथ साथ केरोसिन ऑयल और बहुत सारा ईंधन का सोर्स। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? मोटर गाड़ियों को जो चलाना है हमको, तो वहां पे किसका यूज होगा? पेट्रोल का। बट बड़े बड़े जो एक तरीके के कॉमर्शियल वाहन है, बड़े बड़े जो ट्रक है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाते हैं, और उसमें डीजल का यूज होता है। आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला यानी कि लकड़ी का बना हुआ कोयला, पेट्रोल, डीजल, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित है, हम सब ने मोमबत्ती अपने घर में जलाया है ना? मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? एक क्वेश्चन निकल के आता है, ये मोमबत्ती के जलने और कोयले के जलने में ये दोनों जो जलते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? मैम, शायद आपको मोमबत्ती को जलने में मैम, मोमबत्ती जब जलता है तो ज्वाला उत्पन्न करता है, लेकिन वही कोयला नहीं मैम, वो सिर्फ उष्मा देता है, हाँ, उसमें से निकलता है। ठीक है, बहुत अच्छा। शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। जैसे मोमबत्ती जलता है तो अपने साथ फ्लेम दिखाता है जिसकी वजह से रोशनी होती है, बट कोयले के साथ वो फ्लेम नहीं निकलता, जो ज्वाला होता है, जो उसका लाइट है वो नहीं निकलता, वो तप्त होके जल के उष्मा देता है। बट हाँ, हल्की सी इमेट करता है लाइट। ये नहीं बोल सकते कि जलता है तो कहीं ना कहीं उष्मा निकलता है, तो जलती हुई जो उसकी रोशनी है वो हम सब देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को। इसी नहीं मैम। प्रकार आप अनेक पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। बहुत सारे पदार्थ हैं जो बिना ज्वाला के, ज्वाला का मतलब हो गया इस तरीके की लाइट के बिना, जैसे कैंडल आप जलाते हो मोमबत्ती, तो रोशनी इमिट होता है, जो लाइट निकलती है उस तरीके से जलने वाले बहुत कम सब्सटेंस होंगे, जो और बहुत कुछ ऐसे भी होंगे जो बिना फ्लेम के, बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में ज्वाला उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करने। एक बार बताना, जो आप एलपीजी सिलेंडर पे खाना बनाते हो तो वो जलता है, तो वो कैसा जलता है? मतलब क्या वो अपने साथ फ्लेम निकालता है या नहीं निकालता है? आप लोगों को बताना है। निकालता है मैम। निकलता है। हाँ ठीक है, एक अच्छा एग्जाम्पल हो गया जो रसोई गैस में हम लोग यूज करते हैं। दहन क्या है? कक्षा 7 में हम लोगों ने पढ़ा था मैग्नीशियम के दहन के बारे में। उसकी क्रियाकलाप का स्मरण करो, थोड़ा याद करो अगर याद होगा तो। जब मैंने बोला कि मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हो तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाता है और जलने के बाद वो राख के रूप में बदल जाता है। एक चीज याद रखिएगा, अभी हम पढ़ाते हैं आपको। हमने देखा है कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करता है। यहाँ तक किसी को डाउट है? इसका एग्जाम्पल भी यहाँ दिखाया गया है कि मैग्नीशियम की एक पट्टी जो जलती है तो इस तरह की लाइट निकालती है, साथ साथ लाइट निकल रहा है तो वो ऊष्मा देता है, एनर्जी देता है, ठीक है, और लास्ट में ये राख के जैसा कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार का एक्टिविटीज या क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कोयले को क्या करना है? चिमटा से पकड़िएगा ताकि जब वो जले तो आपका हाथ ना जले। चिमटे से पकड़ना है और उसको जलाना है। मोमबत्ती पे भी जला सकते हो, टाइम लग जाएगा लेकिन जलाने पे, अथवा बुनसिन बर्नर की ज्वाला के निकट लाके भी आप जला सकते हैं। हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश देता है। जब कास्ट कोयला वायु के प्रेजेंस में जलता है तो क्योंकि जितना भी इस तरीके का कोयला होता है उसमें कार्बन मौजूद होता है, तो जब आप कार्बन को जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में? किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो कार्बन प्लस, कैसे लिखोगे? कार्बन प्लस कार्बन, O2 O2, लिखोगे, और एरो जी देखिए फिर लिखोगे CO2, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, प्लस जी। उष्मा और लाइट आपको देगा। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? इस तरीके का यस जो अभी मैंने बोला, यानी कि कास्ट कोयले में क्या था? किसी भी जलने वाले अधिकांश चीजों में कार्बन विद्यमान होता है। तो कार्बन जब कि कोई भी पदार्थ जलता है, इतना आपको पता है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलता है, तो कार्बन प्लस O2, एरो देके लिखोगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा प्लस प्रकाश। ठीक है, यहां पे देख लीजिए, ये रिबन इस तरीके से जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है मैग्नीशियम का।
रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उष्मा देता है। हम लोगों ने पढ़ा था, अभिक्रिया से रिलेटेड एक चैप्टर था जिसमें मैग्नीशियम के बारे में पढ़ा था कि मैग्नीशियम जब जला था तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला था, तो ऑक्सीजन से क्या किया, वो रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तो उष्मा देता है और वो दहन कहलाता है। यानी किसी भी चीज का जलना दहन कहते हैं उस प्रक्रिया को। और किसी भी चीज का जलना कैसा अभिक्रिया है, अगर आपसे पूछता है तो किसी भी चीज का जलना रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया। हाँ, केमिकल रिएक्शन है। साथ साथ जब कोई भी पदार्थ जल रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, दैट इज द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया है और वो रासायनिक प्रोसेस है। प्रोसेस का नाम क्या है, रासायनिक प्रोसेस। लेकिन जो पदार्थ जला रहे हो, जैसे कार्बन आप जला रहे हो, तो वो दाह हो जाता है। दाहक मतलब होता है जलने वाला सब्सटेंस। जो पदार्थ, कुछ भी सामान अगर जल रहा है वो दाहक कहलाता है और जलने का पूरा प्रोसेस दहन कहलाता है। चाहे आप कोई भी ईंधन जला रहे हो तो वो भी दाह का काम करेगा और उसके जलने का प्रोसेस दहन कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। किसी जो भी पदार्थ जलता है उसे हम दाह भी कहते हैं, साथ साथ उसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन कैसा हो सकता है, ठोस हो सकता है जैसे कोयले के रूप में, द्रव्य हो सकता है, द्रव्य कैरोसिन के रूप में, पेट्रोल और डीजल के रूप में, गैस हो सकता है मीथेन के रूप में, बायोगैस के रूप में, एलपीजी के रूप में, कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। कभी कभी होता है, हर चीज को जलाने पे ये प्रकाश, ये जो लाइट है, हर चीज को जलाने पे उत्पन्न नहीं होता, किसी किसी चीज को ही जलाने पे इस तरीके की लाइट उत्पन्न होती है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ है। यानी कि क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम जल रहा है इसलिए हमने इसको दाह पदार्थ कहा, और साथ साथ अगर कोयला जलाया तो वो कास्ट कोयला भी आपका दाह पदार्थ कहलाएगा। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ कि दहन कैसी प्रक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक प्रक्रिया है। दहन कब होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तभी कोई पदार्थ जलेगा। और कोई भी जलने वाला पदार्थ दाह कहलाता है और उसका दूसरा नाम ईंधन भी है। ईंधन कितने प्रकार का हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस प्रकार का हो सकता है। ठीक है, एक चीज हम आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहेंगे। इस तरीके का क्वेश्चन बीपीएससी अभी जो रिसेंट में कुछ एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा था, हाल में जो भी एग्जाम हुए हैं, कि मैग्नीशियम की जो रिबन है वो जलती है तो कैसा प्रकाश निकलता है, और हाँ, वो जो जलने के बाद का जो पदार्थ है वो कैसा होता है। तो बेटा जब जलता है तो सफेद प्रकाश उत्पन्न करता है, साथ साथ जब जल के राख में बदल जाता है, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है तो भी वो व्हाइट रहता है। ये SCERT के भी बुक में दिया हुआ है, बोलेंगे आप लोग तो मैं इसको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ये दो चीजें। कोयला भी जलकर और ये व्हाइट कलर में हो जाता है मैम, उसका हाँ, राख। कोयला भी, हाँ एकदम सही बोले हो, कोयला भी जल के हो जाता है, बट कहीं मैग्नीशियम से क्वेश्चन था इसलिए हम उसको अभी बता दिए। हमें बताया गया है कि भोजन भी हमारे शरीर के लिए ईंधन के रूप में काम करता है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? हाँ, ठीक ही तो है, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये हमारे अंदर जा करके, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि रासायनिक प्रोसेस जब होता है तो प्रोसेस होने के बाद अपने पहले वाले रूप में वो नहीं रहता। क्या मैग्नीशियम का जो रिबन जला था राख में बदल गया, तो क्या इसको आप पहले वाले रूप में मैग्नीशियम के रूप में फिर से ला सकते हैं? नहीं मैम। नहीं मैम। से जब हम खाना खाते हैं और खाने का जो पाचन होकर मल में कन्वर्ट हो जाता है, मल के रूप में बदल जाता है, तो वो मल फिर से खाने के रूप में नहीं आ सकता। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि ये भी केमिकल रिएक्शन है ना। और इससे हमें ऊर्जा मिलती है, क्योंकि जितना भी सब्सटेंस है वो जलेगा तो उष्मा देगा, और उष्मा का क्या मतलब, एनर्जी। खाने के बाद आप बहुत ज्यादा एनर्जी फील करते हैं कि अब ज्यादा एनर्जी आ गई है, अब हम अच्छे से 1-2 घंटा और पढ़ सकते हैं। क्या होता है जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन से वो सभी चीजें रिएक्ट करती हैं, इससे पहले भी बताया था, और अभिक्रिया करके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटने लगता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है शरीर के अंदर। इस तरीके से आपको हर एक काम करने के लिए एनर्जी मिलता है। जब कभी भी आप लो फील कर रहे हैं तो आप कॉफी, चाय, ये सब चीजें पीते हैं, बिकॉज आप उसको पीने के बाद उसमें जो स्टार्च, उसमें जो शुगर मौजूद था, शर्करा, वो आपको एनर्जी दे देता है। ठीक है, इसलिए आप ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि आपको ऊष्मा एनर्जी के रूप में मिल जाता है। 4.1 पे आ जाते हैं। इस तरीके का जो भी पदार्थ है, स्ट्रॉ, माचिस की तिलिया, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कील, ये सभी आपको इकट्ठा करना है। इसको क्या करना है, अपने शिक्षक यानी मेरे से भी हेल्प ले सकते हो, इसको लेकर के जलाना है बारी बारी से, और देखना है कि कौन सा पदार्थ, यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह दिखाइए, और जो नहीं जलता है उसको अदाह दिखाइए। यानी कि आपने जो इसमें इतने सारे पदार्थ जमा किए, जो जलेगा, कुछ ही जलेंगे तो उसको दाह बोलेंगे, जो नहीं जलेगा उसको अदाह बोलेंगे। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? एनीवन?
यहाँ पे बस आप लोग को क्या काम करना है, यहीं से कटा था ना, आप लोग को पता है ना? जी मैम। यहाँ पे क्या करना है, जितना भी पदार्थ का नाम लिखा गया है, स्ट्रॉ, माचिस की तीलियाँ, मिट्टी का तेल, कागज, ये सभी चीज़ों में से आपको 2 कॉलम बना के, जैसे पदार्थों का नाम आपने एक कॉलम में लिखा, दूसरे में दाहा लिखना है और इसमें लिखना है अदाहा। कहने का मतलब जो पदार्थ जलेगा उसको दाहा बोलेंगे और जो नहीं जलेगा उसको अदाहा बोलेंगे। जैसे लकड़ी किसमें लिखोगे, लकड़ी दाहा है या दाह में। अदाहा है? दाह में। लोहे की कील नहीं, अदा है, अदा वो अदा नहीं है। जलेगा। मिट्टी का तेल दाह है। चलेगा मैम, दा है। पत्थर का टुकड़ा वो भी नहीं दाह। चलेगा। दा है, वो नहीं जलेगा। मैम एक्स्ट्रा क्या है? स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब वो जो आता है ना स्ट्रॉ वाली पाइप, वो अच्छा, पानी स्ट्रॉ। में जी भी नहीं चलेगा तो जल जाएगा, नहीं जलेगा जलेगा। या नहीं? जल जाएगा। ठीक है। और जलेगा मैम। कोयला, जलेगा, दाह है। माचिस की तिलियां, वो भी जलेंगी। यहाँ तक 2 कॉलम समझ में आ गया ना आप लोगों को कि एक कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जो जिसको जलाओगे तो जलेगा, दूसरा ऐसा है जो कि जलाओगे तो भी नहीं जलेगा। ठीक है? क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम इनमें जोड़ सकते हैं? जब एक बार हम चीजों को समझ जाते हैं तो उसमें एक नहीं बल्कि हम बहुत सारे नामों को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हम लोग को एक्सपेरिमेंट समझाया गया है, बहुत अच्छा है 4.2, आराम से देखना। ये गत्ता है और उसपे दो लाइन वाले गत्ते को एक तरीके से स्टैंड का काम करके उस पे एक बीच में मोमबत्ती जलाई गई है इन दोनों के बीच में, और ऊपर से एक ये जो है ना ओपन पार्ट है, इस तरीके के शीशे के ग्लास को रख के ढक दिया गया है जब आपकी मोमबत्ती जल रही है तो। ठीक है? एक पहले कंडीशन में तो ये मोमबत्ती आराम से जलती रहती है जब आप ग्लास से कवर नहीं किए रहते हैं पहले कंडीशन में। दूसरे वाले में क्या होता है, जब आप थोड़े देर ग्लास से एक तरीके से जलने के बाद, मोमबत्ती जलने के बाद जब ग्लास से ढकते हो तो थोड़े देर के बाद इसकी जो लौ है वो धीमी होती आती है और इस तरीके की कंडीशन आ जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा धुआं निकलने लगता है और ये ऐसा हो जाता है। थर्ड वाली कंडीशन में ऐसा कब होगा, जब आप इन दोनों स्टैंड को हटा देते हो तब ऐसी कंडीशन होती है। जब ध्यान से देखोगे आराम से ये इमेज खुद भी पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या होता है, जब आपने स्टैंड हटा दिया और ये जो ग्लास है ऑलरेडी रखा हुआ है उस पे से एक वुड का इस तरीके का जो है ना कांच का गत्ता ऊपर से भी ढक दो। ऊपर वाला ग्लास क्योंकि इसका माउथ खुला हुआ था टॉप पार्ट, इसको भी आपने ढक दिया। अब क्या है, नीचे से तो पहले आपने गत्ते हटा दिए, स्टैंड वाले गत्ते ये दोनों हटा दिए, फिर ऊपर से भी आप ढक दिए। तो पहले कंडीशन में तो ये जल रहा था क्योंकि ऊपर से ढकने के बाद भी नीचे से हवा जा रही थी, नीचे से ऑक्सीजन की सप्लाई मिल रही है। दूसरे में आपने इस गत्तों को भी हटा दिया स्टैंड को, तो नीचे से अब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया और ऊपर से आ रहा है। ठीक है? थर्ड वाली कंडीशन में आपने पूर्णतः ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित कर दी है, रोक दिया है, ना ऊपर से सप्लाई हो रहा है ना इसके नीचे पार्ट से। तो यहां तक इस इमेज को समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को? तो क्या कहना चाहता है ये एक्टिविटीज कि ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित होने पर कोई भी पदार्थ जलना बंद कर देता है। ठीक है? या दूसरा कंडीशन ये है कि किसी भी चीज को जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को रखना पड़ेगा, और जहां कभी भी आप ऑक्सीजन का सप्लाई कट कर देते हैं, रोक देते हैं, वहीं से आग एक तरीके से धीरे धीरे ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। साथ साथ दहन के लिए वायु हमारे लिए आवश्यक है। दहन किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ये एक्सपेरिमेंट ये शो कर रहा है। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, वायु जो है ना चिमनी में प्रवेश करती रहती है। देखिए तो ज्वाला का क्या होता है, क्योंकि वायु नीचे से इसी तरीके से नीचे चिमनी वाले पार्ट से इसमें घुसती रहती है, तो क्या होता है, क्या होगा, पहले थोड़ा थोड़ा तो जलेगा। अब लकड़ी के गुटके को हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए, सेकंड कंडीशन है। पुनः ज्वाला को देखिए, ये हल्का लाइट होकर के इस तरीके का हो जाता है, उसकी ज्वाला खत्म की कगार पे पहुंच जाती है। अंत में क्या होता है, एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर रख दीजिए। थर्ड वाले कंडीशन में आपने रखा, तो थर्ड वाले में क्या हुआ, आपने ऊपर रख दिया, देखिए ध्यान से। फिर क्या हुआ, क्या तीनों स्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है। थर्ड वाले में धीरे धीरे एकदम, जिसको फड़फड़ाना आम भाषा में बोलते हैं, फड़फड़ फड़फड़ करती हुई बुझ जाती है। क्या यह कंपन करती हुई और धुआं देती है? हाँ, कंपन करती हुई धुआं भी देती है। क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? नहीं, अप्रभावित तो नहीं जलती रहती है, क्योंकि धीरे धीरे इसका कंपन करना स्टार्ट होता है। सेकंड वाले में इसको क्या बोलते हैं, धीमे धीमे इसका जो लौ खत्म हो रहा है, इसकी जो ज्वाला है खत्म हो रही है, तो उसको बोलेंगे कि धीमे धीमे धुआं करती हुई वो एक तरीके से बंद होने के कगार पे पहुंच, आंशिक रूप से जलती है मैम। हाँ, आंशिक रूप से जलती है। हाँ, क्या, इसलिए मैंने बोला कि लगभग बंद होने के कगार पे पहुंच जाती है। क्या आप दहन प्रकरण में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, या निकालते हैं निष्कर्ष कि किसी भी चीज के दहन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है या हवा जरूरी है, या ऐसा वायु भी बोल सकते हो जरूरी है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है।
अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती रहती है क्योंकि नीचे जो स्टैंड लगाए थे वो सपोर्ट कर रहा था, नीचे से ऑक्सीजन जा रहा था, ऊपर से भी। जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में क्या होता है, चिमनी में नीचे से वायु का प्रवेश नहीं हो पाता क्योंकि आपने वहां से घुटकी को हटा दिया है, नीचे वाले गत्ते को, स्टैंड का जो काम कर रहा था। तो ज्वाला में कंपन होने लगता है, साथ साथ धुआं भी उत्पन्न होने लगता है। जो ज्वाला है उसकी फड़फड़ाने लगती है। थर्ड में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? एक तरीके से यहाँ पे इसका सही एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि इसके बारे में अभी हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, तो इसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, थोड़ी सी बात बताई गई है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं। बट एक क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया के द्वारा प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय अभिक्रिया होती है, लेकिन कैसी? नाभिकीय संलयन होती है, असंलयन होती है तो संलयन अभिक्रिया होती है, और इसी के द्वारा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसके बारे में अभी इतना ही जानना है। यहाँ पे देखिए, एक लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक के जार से ढक दीजिए। क्या होता है कि कुछ समय बाद लकड़ी का जो कोयला है वो जलना बंद हो जाता है। सेम उसी एक्सपेरिमेंट को 4.2 को ही फिर से इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कोयला जब जल रहा था तो आपने जैसे उसको तावे पे रखा या किसी प्लेट में रखा, फिर आप उसको ढक दिए, तो क्या वहां पे उसका वायु सप्लाई हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपने वायु का सप्लाई बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जलना बंद हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई किसी को दिक्कत है? कुछ भी? नो मैम। कोयले वाले जलने में किसी को दिक्कत है? एनीवन? नो मैम। ठीक है। आपने सुना होगा कि जब कोई व्यक्ति के कपड़े में आग लग जाता है, कभी कभी देखोगे कि आग अगर तापता रहता है जाड़े के मौसम में, तो उसको आग लग जाती है किसी भी कारण से। मान लो कि किसी भी व्यक्ति को आग लग गया, तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को क्या करते हैं हम लोग? कंबल से ढक देते हैं। थोड़ा सा कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ढकते हैं? मैम ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ने के लिए। जब हम, बहुत अच्छा सपना, जब आप एक व्यक्ति को, क्योंकि आपने अभी एक्सपेरिमेंट किए मोमबत्ती वाला साथ साथ कोयले वाला, कि आप ढक करके क्या कर रहे हैं, वायु का जो प्रवाह है उसको रोक दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह वायु घूम रही है। हमारे कमरे में, हमारे हर चीज में वायु भरी है, किताबों में, पेनों में, हर जगह वायु भरी है। तो आप कोयला जो जल रहा है वहां वायु मिल रहा है, आप उसको एक बार ढक दिए तो उसका वायु सप्लाई बंद हो गया, हवा का संपर्क उससे टूट गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो जलना बंद कर देता है। उसी तरह अगर मान लो इस इंसान को आग लग गई है, कपड़े में आग लग गई है, तो आप इसको किसी भी कंबल से, किसी भी मोटे चादर से जैसे आप इसको लपेटते हैं तो इसका हवा से कंसल्ट रुक जाता है, क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए वायु चाहिए, हवा चाहिए। तो जैसे आप इसको जैसे आप रब करते हैं, लपेट देते हैं किसी भी कपड़े से या कंबल से, तो इनका जो कपड़ा है वो जलना बंद हो जाता है और इस व्यक्ति को हम आग की दुर्घटना से बचा सकते हैं। कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण करिए। क्या एक माचिस की तिल्ली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा, हम सबको है। जब जलती हुई माचिस की तिल्ली इसके पास आ जाती है तो कागज का जलना शुरू हो जाता है। क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तिल्ली के उसके पास लाकर जला सकते हो? जैसे मान लो एक कागज है और जैसे आप माचिस जलाए, तो कागज आप जला ले रहे हो एक माचिस की तिल्ली जला के, लेकिन क्या एक माचिस की तिल्ली से आप लकड़ी का एक टुकड़ा जला सकते हो उसके पास? नहीं मैम। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मिट्टी, तेल या किसी भी ईंधन की आवश्यकता लेनी पड़ेगी, और या तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा लकड़ियों का गट्ठर जमा करके, और वहां पे कुछ और चीजें, उसको एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, तब वो जलेगा। तो लकड़ी को जलाने के लिए आपको मिट्टी, तेल या इस तरीके के ईंधन का यूज करना पड़ेगा, तब वो जलेगा। क्यों ऐसा होता है? जैसे कि मान लो हर एक चीज जो जलती है वो हर एक चीजों का एक टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर। वो जब तक वहां पे नहीं पहुंचेगी तब तक नहीं जलेगी, क्योंकि कागज जो है लकड़ी की अपेक्षा या कोयले की अपेक्षा उसका जो है ज्वलन ताप कम है, क्योंकि वो पतली है, दिखती ही है पतली, तो वो आसानी से आग पकड़ ले रही है। एक माचिस की सहायता से आप उसे जला ले रहे हैं। लेकिन लकड़ी या कोयले का जो ज्वलन ताप है उसकी अपेक्षा में, कागज की अपेक्षा में काफी उसका जो सुदृढ़ बनावट है और उसका ज्वलन ताप भी अधिक है, जिसकी वजह से आप एक माचिस की तिल्ली से आप तो कतई नहीं जला पाएंगे लकड़ी या कोयले के टुकड़े को। आपने जंगल में लगी आग के बारे में सुना होगा, हम सब ने सुना है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? घास से आग पेड़ों में फैलती है, फिर पेड़ के साथ साथ पूरा जंगल ही आग की चपेट में आ जाता है। इस प्रकार की आग को बुझाना कठिन होता है। आखिर क्यों होता है पता है?
क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर इतना हाई होता है कि मान लो जैसे पहाड़ है बगल में और पहाड़ पे कोई जानवर चल रहा है या कोई आदमी चल रहा है, तो कई बार आप सुने होंगे कि पहाड़ फिसल के बड़ा सा टुकड़ा फिसल के नीचे चला गया। जब पत्थर या किसी भी चट्टान का टुकड़ा ऊपर से टकरा के नीचे आता है, तो दूसरे चट्टान के संपर्क में आने से, दूसरे चट्टान के टुकड़े या दूसरे पत्थर के टुकड़े के संपर्क में आता है, तो एक चिंगारी उत्पन्न होती है। चिंगारी पहले पतले पतले घासों को पकड़ती है, क्योंकि घास आसानी से आग लग सकते हैं घासों में, और घास के बाद धीरे धीरे वो जो आग होती है वो पेड़ों को पकड़ लेती है। क्योंकि घास बेचारे छोटे होते हैं, उनका ज्वलन ताप मिनिमम होता है पेड़ की अपेक्षा, इसलिए वो आसानी से पहले तिनकों में आग लग जाती है, तिनके में जो भी पत्थर के आसपास जो तिनके होते हैं, सूखे घास होते हैं उसमें, फिर वो ही जंग इस तरीके का जो तिनका जलने लगता है। क्योंकि जब ये ज्यादा मात्रा में जलने लगा तो ज्यादा एक तरीके से ईंधन का काम कर रहा है, तो ये क्या करेगा, पेड़ को जलाएगा। फिर एक पेड़ जला तो दूसरे पेड़ को फिर जलाने लगेगा, क्योंकि इसके जो ब्रांचेज हैं आसपास फैले हुए हैं, दूसरों से जुड़े हुए हैं। पूरे जंगल जानते हो कितना घना होता है, तो इस तरीके से जंगल का जंगल जल जाता है। समझ में आया? यस मैम। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ भिन्न भिन्न ताप पर जलते हैं और सबका जो टेम्परेचर है वो जलने का अलग होता है। तो वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे आपको एक कागज को जलाने के लिए जो उसका टेम्परेचर है कम होता है, ज्वलन ताप एक कागज का कम होता है, इसलिए आप उसको आसानी से जला ले रहे हो एक माचिस की तिल्ली की सहायता से। और लकड़ी का ज्वलन ताप एक कागज की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए उसको जलाने में आपको टाइम ज्यादा लगता है। हर एक चीज को जलने के लिए एक उसका टेम्परेचर चाहिए होता है, जिसी को हम ज्वलन ताप कहते हैं। उस न्यूनतम ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। जैसे ही आप उस तरीके का इन्वायरमेंट उस पदार्थ को दे देंगे, चाहे वो ईंधन हो, लकड़ी का टुकड़ा हो, कोयला हो, जितना टेम्परेचर उसका न्यूनतम है उतना आप उसको अवेलेबल करा दो, चाहे किसी की सहायता से करा दो, जैसे मिट्टी तेल डाल के। तो आप उसका क्या करते हैं, मिट्टी तेल डाल के उसका जो टेम्परेचर है वहां तक पहुंचा देते हैं जितनी उसको आवश्यकता होती है लकड़ी की। कि लकड़ी का एक टेम्परेचर है मान लो 4 डिग्री, ऐसा कुछ मैं समझा रही हूँ। और मान लो कि वो एक माचिस की तिल्ली से तो जलेगा नहीं, जैसे आपने वहां थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डाल दिया तो 4 डिग्री पे पहुंच गया। अब जैसे तुरंत माचिस लगाओगे तुरंत आग पकड़ लेगा, है ना? ऐसा ही होता है ना? जी मैम। जब आप लकड़ी जलाने बैठते हो, सबने एक्सपीरियंस किया होगा, तो लकड़ी को जलाने के लिए हमें बहुत मशक्कत करना पड़ता है, आधा घंटा 10 मिनट लग जाता है। लेकिन आप एक काम करो कि लकड़ी का कुछ पीला बनाओ आराम से, 2-3 लकड़ी या एक भी लकड़ी, उस पर 1 बूंद केरोसिन ऑयल डाल दो और फिर लकड़ी उसी माचिस की तिल्ली से आग पकड़ाओ, एक ही माचिस की तिल्ली से, वो आसानी से पकड़ लेता है। मिट्टी तेल में ऐसा क्या होता है कि मतलब जल्दी से वो पकड़ लेता है आग? मिट्टी तेल का जो टेम्परेचर है, जलने का जो ज्वलन ताप है, वो लकड़ी की अपेक्षा और कम है, इसलिए वो उसको हेल्प कर देता है जलाने में। ठीक है, इसलिए मिट्टी तेल जल्दी आसानी से आग लगाने का काम करता है, उसको सप्लाई कर देता है, जो ज्वलन ताप है उसको वहां तक पहुंचा देता है, इसकी वजह से वो जल जाता है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती? इसलिए नहीं पकड़ती माचिस की तिल्ली अपने आप, क्योंकि उसको हमने उतना टेम्परेचर नहीं अवेलेबल कराया है जितना उसका ज्वलन ताप है। अगर उतना ज्वलन ताप आप उसको दे दो तो खुद भी आग पकड़ लेगी। जबकि आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कुछ ऐसे केमिकल हैं जिसको आप अगर खुला छोड़ देते हो घर के टेम्परेचर पे तो आग लगा देगा, इसलिए उसको जल में डुबा के रखा जाता है, पानी में डुबा के। क्या नाम है? को पानी में डुबा कर रखा जाता है मैम। हाँ, बहुत अच्छा सपना, बहुत अच्छा। और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेता है। बहुत अच्छा, यही दोनों था। एक्चुअली थोड़ा मैं कंफर्म नहीं थी इसलिए नहीं बोली थी। तो फास्फोरस जो है ना जल में डुबा के इसलिए रखते हैं, सही बोल रही हो ना? क्योंकि अगर उसको आप रूम में रख दो तो आग पकड़ लेगा तुरंत, क्योंकि उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, कंसल्ट में आ जाता है। ठीक इसी तरह केरोसिन को डुबा के रखा जाता है। सॉरी, किसको बोला आपने? बताना सपना। हाँ, सोडियम को केरोसिन तेल रखते हैं, किसको रखते हैं? सोडियम को, क्योंकि वो आग लगाने का काम करेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से हर एक चीज का एक टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर जैसे उसका ज्वलन ताप जैसे मिल जाएगा उसको, वो आसानी से आग पकड़ लेगा। तो उसी तरह माचिस की तिल्ली है, क्योंकि उसको हमने उतना ज्वलन ताप नहीं दिया है अब तक, इसलिए वो नहीं जल रही है। चुपचाप से माचिस का डिब्बा लाके घर में रख दो, नहीं आग पकड़ेगा। वही फास्फोरस को खुला छोड़ दो, तुरंत आग लग जाएगा। माचिस का एक पुराना इतिहास रहा है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलेंगे, याद रखिएगा आप लोग। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। सबसे पहले यह जान जाना है कि ये कहाँ पे ये काम शुरू हुआ था, तो मिस्र में। ठीक है, मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। तो चीड़ का जो टुकड़ा आता था, लकड़ी का टुकड़ा, उसको हम लोग एक तरीके से गंधक में डुबो के, गंधक को सल्फर बोलते हैं, याद रखिएगा, उसमें डुबो के रखते थे। तो उसका डुबोया हुआ जो था माचिस की तरह काम करता था। आधुनिक निरापद माचिस का जो विकास हुआ लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था, जिसमें एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, याद रखिएगा इन सब चीजों को, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट
और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण जो था साथ साथ कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर थोड़ा सा लगा दिया जाता था, जो घर्षण की उष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो उठता था। और जैसे इन सब का मिश्रण आपने किसी भी लकड़ी के टुकड़े पे लगाया है और उसको जैसे आप किसी भी खुरदुरी सतह से रगड़ते हो तो वो क्या करता है, उसका एक जो टेम्परेचर है, जो फास्फोरस है, वो अपना एक मिनिमम टेम्परेचर तुरंत ज्वलन ताप प्राप्त कर लेता है और रगड़ने के उपरांत जो है ना जलने लगता है सफेद फास्फोरस के कारण, और लाइट देता है, साथ साथ उष्मा भी देता है। तो कहने का मतलब इन सब चीजों को जो माचिस की तिल्ली लगी होती है, तो आप तो समझ, माचिस एक मिनट, हाँ बोलिए। मैं माचिस के तिल्ली में जो होता है ना, वो लाल फास्फोरस होती है उसमें। हाँ, बट तो ये पहले का बात है, जब आधुनिक मतलब एक तरीके से जो पूरा हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या होगा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले श्वेत फास्फोरस को एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, इन सब के साथ क्या किया जाता था, मिलाकर के साथ साथ सफेद फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगाया जाता था। आप आज अगर पूछोगे तो वो जो लगा रहता है, जैसे सपना ने बताया, लाल फास्फोरस रहता है जो आप सबको दिखता है। एक मिनट आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे मजा आएगा। जब इसे खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की उष्मा, जब आप खुरदुरी सतह से रगड़ रहे हो तो क्या उसको घर्षण बल मिलता है, घर्षण के कारण क्या होता है, रगड़ते हो ना, रगड़ना क्या है, एक प्रकार का घर्षण है। घर्षण के कारण उष्मा मिलती है उसको, और साथ साथ सफेद जो फास्फोरस है प्रज्वलित हो उठता है, यानी जलने लगता है। इससे माचिस की तिल्ली का दहन आरंभ हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है। परंतु सफेद फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वालों और माचिस का उपयोग करने वालों दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। उन समय की बात थी जब हिस्ट्री के, क्योंकि ये हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं माचिस के आविष्कार की, उस समय की बात थी कि सफेद जो फास्फोरस था वो दोनों के लिए हार्मफुल था, जो लोग उसका यूज करते थे उनके लिए भी और जो लोग बनाते थे उनके लिए भी। आजकल की बात कर रहे हैं, यहां से देखिएगा, आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल आजकल क्या लगाते हो आप, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगा रहता है, और रगड़ने वाली सतह पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। वो जो लंबा लंबा धारी धारी नहीं बना रहता है माचिस की डिब्बी पे, जिसपे रगड़ते हो माचिस की तिल्ली को, तो वहां कांच का चूड़ा रहता है, कांच का वो चूड़ा रहता है, क्योंकि वो रगड़ने पे कांच से किसी चीज को रगड़ेंगे तो कट जाएगा ना आसानी से। कांच बहुत काटने में काम करता है ना, कांच बहुत नुकीला होता है, इसी वजह से तो कांच में अगर आपका हाथ लग गया तो तुरंत आपका हाथ कट जाता है। कांच की चूड़ियों से थोड़ा भी रगड़ खाया हाथ तो आपका हाथ कट गया, देखे हो ना सब। हाँ, उसकी सतह पे चूर्णित कांच लगा रहता है और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आपने तिल्ली बनाई है, ये तिल्ली पे क्या लगा रहता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। वो वाला जो माचिस का तिल्ली जैसे इसकी सतह से रगड़ते हो तो जलने लगता है, जो कम खतरनाक होता है अपेक्षाकृत श्वेत फास्फोरस। आपसे ये पूछता है कि कौन सा, इस तरीके का क्वेश्चन भी बीपीएससी ने पूछा है कि कौन सा फास्फोरस खतरनाक होता है हमारे लिए, तो सफेद फास्फोरस, याद रखिएगा। ठीक है, जब माचिस की तिल्ली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस सफेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यह तुरंत माचिस की तिल्ली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोरेट से अभिक्रिया करके पर्याप्त उष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का जो दहन है वो आरंभ हो जाता है। ठीक है, और जलता कौन है, जो सिरे पे आपने माचिस की तिल्ली पे लगाया था, तो तिल्ली पे तुम एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट ने किससे अभिक्रिया की, जो लाल फास्फोरस था उससे अभिक्रिया की। तो लाल फास्फोरस किस में बदल गया, सफेद फास्फोरस में। ठीक है, इतना चीज याद रखना है, क्योंकि साइंस में कहां से क्या पूछता है ना, हर एक छोटी छोटी चीज भी, एकदम नाम भी ये पूछ लेते हैं, क्या लगा रहता है बताओ। हमने पाया है कि दाह पदार्थ जब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता, कब तक नहीं पकड़ सकता आग, जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप, आई थिंक यही दे रखा होगा, उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। कोई भी पदार्थ, अगर किसी भी चीज को आप जला रहे हो और उसका ज्वलन ताप कम है, यानी कि जितना जरूरी है वहां तक नहीं है, जैसे मान लो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है और बर्फ में बदल जाता है, लेकिन क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को आप जमा सकते हो? नहीं मैम, नहीं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलता है, तो आप जब तक उसको 0 डिग्री पे नहीं लाएंगे वो बर्फ नहीं बनेगा। उसी तरीके से पानी को जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो उबलेगा नहीं। उसी तरीके से बहुत सारे चीजों का एक मैक्सिमम टेम्परेचर है, जिसको साइंस की भाषा में बोलते हैं ज्वलन ताप। वहां तक आप न्यूनतम टेम्परेचर पे जहां तक जरूरी है उस चीज को पहुंचना, वहां तक नहीं पहुंचाओगे, कोई भी चीज में आग नहीं लगेगी। ठीक है, तो वह न्यूनतम ताप जिसपे कोई पदार्थ आग लग सकता है या उसमें दहन होती है, तो उसका ज्वलन ताप कहलाता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? बहुत बार मैंने देखा है, जैसे चाउमीन वगैरह जो बनाते रहते हैं वो बड़े तवा का यूज करते हैं और इस पे उतना देर तक वो पता नहीं कुछ और भी बनाते रहते हैं और ऐसे तेल डालते हैं तो बोलते हैं साइड हो जाइए।
आग लग जाती है पूरे तवे पे। आप सब देखे होगे, फास्ट फूड सब खाते हो, थोड़ा ना थोड़ा तो खाते ही हो, देखे होंगे काम। क्या यस होता है, जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पे रखा रहता है, तो क्या होता है कि जैसे वो तेल डालता है तो तुरंत जोर से आग की ज्वाला निकलती है। अगर नहीं देखे होते, इस तरीके का जो फूड ब्लॉग आता है ना, उस पर भी आप देख लेना कभी कभी, वो साइड करने के लिए बोलता है और तेजी से वो आग पकड़ लेता है। या एक उनका पैन होता है, पैन वो गर्म करते रहते हैं और जैसे तेल डालते हैं, आग के कंसल्ट में लाते हैं, तुरंत आग पकड़ लेता है। तो यानी कि जो मैं खाने वाला तेल है उसमें भी आग लग सकता है अगर आप उसको बहुत देर तक गर्म करते हैं तो। अब हमने कहा कि बहुत देर तक हमने गर्म किया, लेकिन वो सरसों तेल का एक न्यूनतम टेम्परेचर है जिसपे वो जलना शुरू कर देता है। तो कभी कभी खाना बनाने वाले तेल से भी आग लग सकती है, साथ साथ रिफाइंड से भी, बहुत चीजों को गर्म करने से भी आग लग सकती है। समझ में आया? आप कुछ बोल रहे थे, कोई बोलो तो। ये सब चीज भी करना चाहिए। यहाँ पे थे हम लोग। कमरे की ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, यानी मिट्टी का तेल अगर एक डब्बे में रखे हो तो तुरंत आग नहीं पकड़ेगा, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो वो आग पकड़ लेता है। गर्म कैसे करते हैं, हम हवा भर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, घर्षण बल उत्पन्न होता है, और घर्षण किसी भी चीज को गर्म कर देता है। इसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, जैसे आपने दोनों हथेलियों को थोड़ा देर तक रगड़ो, आपकी हथेलियों में भी उष्मा उत्पन्न हो जाएगी, होगी ना? जी मैम जी। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? तो किसका, केरोसिन का जो ज्वलन ताप है लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है या ज्यादा है, जैसे बताइए। केरोसिन का ज्यादा है मैम। ज्यादा है। लकड़ी से। केरोसिन का ज्यादा है या कम है ज्वलन ताप, बताइए। मैम केरोसिन, ज्वलन ताप पढ़े हैं मैम। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? मिट्टी का तेल आसानी से तुरंत आग पकड़ लेगा, इसका मतलब है कि इसका टेम्परेचर जो ज्वलन ताप है, किसका, केरोसिन का ज्वलन ताप इस लकड़ी के ज्वलन ताप की अपेक्षा कम है। ठीक है, याद रहेगा। और लकड़ी का जो है केरोसिन की अपेक्षा ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि उसका ज्वलन ताप उससे ज्यादा रहेगा। ठीक है, इसलिए मिट्टी तेल को रखने में हमें ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। यहाँ पे देखिए, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि मिट्टी तेल को रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी लकड़ी की अपेक्षा, है ना, क्योंकि लकड़ी आसानी से आग क्या करता है, नहीं पकड़ता, जबकि केरोसिन ऑयल तुरंत किसी भी माचिस तिल्ली के संपर्क में आया तुरंत आग पकड़ लेगा। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। कोई भी पदार्थ तभी जलेगा जब तक उसका आप ज्वलन ताप पे उसका पहुंचा ना देते हैं, तब तक वो नहीं जलेगा। 4.4 पे थोड़ा देखिएगा, इसमें यह समझाया गया है कि कागज का 2 बीकर बनाना है इस तरीके से, साथ साथ 2 मोमबत्ती जलानी है आपको इस तरीके से, ध्यान से सुनिए, और दोनों में पानी को रखना है और दोनों को इस पे गर्म करना है। ठीक है, कैंडल पे एक में पानी रखा है आपने, एक में पानी नहीं रखा है, समझ रहे हो ना, 2 कैंडल है, दोनों जल रहा है, 2 आपने कागज का बीकर बनाया है इस तरीके से शंकुआकार, आप सब बना सकते हो। 50 ml वाटर लिया है आपने, एक में पानी लिया है, एक को इसी तरह छोड़ दिया है, दोनों को आपने आग पे रखा है। अब क्या होगा, कुछ आइडिया है? यस मैम, खाली वाला जो है ना, हाँ, कागज जल्दी जलेगा और वो जलेगा। मैम जो पानी वाला है वो मतलब उसके तुलना में कम जलेगा या जलेगा ही नहीं। नहीं जलेगा। इसका कारण क्या है कि इसमें पानी को रख करके इसका जो ज्वलन ताप है आपने क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा अधिक कर दिया है, यानी कि बहुत हाई टेम्परेचर जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं जलेगा। इसकी जो न्यूनतम टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है उसको आपने पानी डाल के क्या किया, बढ़ा दिया, तो इसमें जो रखा हुआ पानी है अब उबलने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, जबकि इसका तो एक कागज है सिंपल, उसका न्यूनतम ताप तो आप तुरंत ये प्राप्त कर लेगा जैसे कैंडल के संपर्क में आएगा, क्योंकि हर चीज को एक न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए, न्यूनतम ज्वलन ताप चाहिए। इसको तो बेचारे को जल्दी मिल गया, बट पानी रख के इसकी जो ज्वलन ताप है आपने उसको क्या किया, बढ़ा दिया, है ना। मैम मतलब किसी भी पदार्थ जी, मतलब किसी भी पदार्थ को जलने में उसका टेम्परेचर न्यूनतम होगा तभी वो जलेगा। हाँ, अगर ज्यादा होगा तो नहीं। उसका एक न्यूनतम टेम्परेचर होगा, न्यूनतम ज्वलन ताप होगा, तब उतने पे ही जलेगा। जैसे अगर आप किसी चीज, कोई भी मान लो लकड़ी है तो उसका एक टेम्परेचर होगा ना, जैसे 98 है मान लो लकड़ी का, तो जब तक 97 है 96 है तो नहीं जलेगा, जब तक 98 पे नहीं लाओगे, तो वो उसका एक न्यूनतम ताप कहलाता है कि उतना ही पे जलेगा। माचिस का जो तिल्ली है उसका न्यूनतम टेम्परेचर 1 डिग्री मान लो हो गया, कि 1 डिग्री पे भी माचिस की तिल्ली जला के आपने आग लगा ली, लेकिन लकड़ी को जलाने के लिए 98 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर चाहिए तो उसको 1-2 डिग्री टेम्परेचर से उसको जला पाओगे नहीं मैम, उसको जब तक 98 पे नहीं पहुंचाओगे नहीं जलेगा वो, तो वही उसका न्यूनतम ताप है। हर एक चीजों का एक न्यूनतम ताप होता है, जैसे लकड़ी का मान लो 98 हो गया, माचिस की तिल्ली का 1 डिग्री हो गया, कागज का 5 डिग्री हो गया, तो कागज जल पड़ेगा उतने ताप पे पहुंच के।
तो वही उसका जिसका भी जितना रिक्वायरमेंट है वही उसका ज्वलन ताप है। और मान लो 98 लकड़ी का मैं बोल रही हूँ, तो 96-97 पे तो पहुंचेगा तो भी नहीं जलेगा, और मान लो जैसे 98 आया तो 98 पे जलेगा ना, यस मैम, और 98 फिर 99 पे क्या होगा, नहीं जल के पूरा जलेगा। आग लगा देगा। 100 पे क्या होगा, पूरा विध्वंसकारी ही हो जाएगा। तो उसका अधिकतम तापमान पे क्यों पहुंचा रहे हो, अधिकतम पे पहुंचाओगे 100 102 तो पूरा तो खत्म ही कर देगा सब कुछ को जला के वो। तो उसकी जो मिनिमम टेम्परेचर थी, मिनिमम कहने का मतलब न्यूनतम ज्वलन ताप, न्यूनतम का मतलब कम से कम उसका ज्वलन ताप जिसपे वो आग पकड़ रहा है, वही उसका न्यूनतम ज्वलन ताप कहलाता है किसी भी चीज का। अब आपने कैंडल को तुरंत आग लगाना है तो उसको 98 डिग्री पे पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इसको तो 2-3 डिग्री सेल्सियस पे भी आप कैंडल जला सकते हो। तुरंत आपने माचिस लिया है, तुरंत इसको आग पकड़ा है, लेकिन तुरंत नहीं जलेगा, 1-2 सेकंड लग जाता है, क्योंकि तब तक आप इसका ज्वलन ताप इसको दे देते हो कि हाँ तुरंत नहीं, आराम से थोड़ा पकड़ा। तो 5 डिग्री, जैसे 1 2 था, 3 था, 4 था, नहीं पकड़ा, जैसे 5 ले आए, माचिस को जला के 5 तक पहुंचा, धीरे धीरे वो तुरंत जल गया। लेकिन वो 6 7 8 पे क्या होगा, पूरा बहुत तेजी से जलने लगेगा, बहुत ज्यादा ही जलने लगेगा, है ना। जी मैम। हाँ, वो उसका न्यूनतम तापमान है। न्यूनतम कहने का मतलब 0 डिग्री नहीं बोल रही हूँ मैं, हर एक चीज का एक ज्वलन ताप है। पेट्रोलियल और डीजल, पेट्रोल और डीजल तो हर एक पेट्रोल पंप पे लगा रहता है, तो क्या उसमें ऐसे ही तुरंत आग पकड़ लेता है, तुरंत नहीं पकड़ता। अगर उसका एक ज्वलन ताप, उसको भी खुले छोड़ दोगे इन्वायरमेंट, और किसी ने, इसलिए वहां पे स्मोकिंग अलाउ नहीं होता है कि गलती से भी अगर आप वहां पे फेंक दिए तो उसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तुरंत आग पकड़ लेगा। अगर तुरंत छोड़ा है माचिस जल जाएगा। तो वो उसका मिनिमम टेम्परेचर है, मान लो 10 डिग्री सेल्सियस, तुरंत 10 डिग्री क्या, तुरंत अभी तो 30 डिग्री तो हम लोग का न्यूनतम टेम्परेचर इन्वायरमेंट का रहता है। टेम्परेचर चेक करते हो कि नहीं हर एक शहर का, 40 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम अधिकतम, ठीक है। तो वो उसका एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। समझ में आया कुछ। और हर एक चीजों का जो ज्वलन ताप होता है अलग अलग होता है, वस्तु से वस्तु पे डिपेंड करता है। जैसे कागज है तो अलग होगा, लकड़ी है अलग होगा। कागज के खाली कप का क्या होता है, जल युक्त कागज के कप का क्या होता है, क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है, ये धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है। जो पहला वाला जो कागज देखे थे जिसमें पानी हमने नहीं रखा था, वो आसानी से बर्न होने लगता है। अपेक्षाकृत ये धीरे धीरे बर्न होगा, क्योंकि पहले इसका पानी उबलने लगता है। यहाँ पे आता तो तुरंत, अगर यहाँ पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, तो तब ये आके यहाँ आग पकड़ सकता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये आसानी से पकड़ा आग, ये उसकी अपेक्षाकृत इसको टाइम ज्यादा लग गया। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। वही बता रहे हैं कि कागज वाला जो कप था वो पानी को उबाल सकता है, अगर आप उसको लगातार गर्म करना शुरू रखते हैं तो। क्या आप इस घटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं। कागज के कप को दी जाने वाली उष्मा चालन के द्वारा, चालन विकिरण ये सब उष्मा का एक गर्म होने का प्रक्रिया है, तो चालन द्वारा जो जल में चली जाती है। यानी कि कप वाला जो था पानी जिसमें आपने पानी रखा था, वो चालन के द्वारा धीरे धीरे गर्म होने लगा। अतः जल की उपस्थिति में ताप जो है कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वो नहीं जलता। कहने का मतलब जब तक उसमें पानी है तो कागज का ज्वलन ताप उसको नहीं प्राप्त कर पा रहा है, कागज अपना ज्वलन ताप जल के कारण, जिसकी वजह से वो 1 मिनट, बस 5 मिनट और है हम लोग का, भागिए मत आप लोग। कहने का मतलब है यहाँ के कि कागज का जो कप था जिसमें पानी रखा था, वो पानी की वजह से अपना ज्वलन ताप तक बेचारा कागज नहीं पहुंच पा रहा था, जिसकी वजह से इस कागज को आग लगने में काफी टाइम लग गया इसकी अपेक्षा में, क्योंकि पानी जो है इसका ज्वलन ताप एक तरीके से क्या किया, उसको पूरा नहीं होने दिया, और इसको टाइम लगेगा जलने में, क्योंकि इसका जो न्यूनतम ताप है आने में टाइम लग जाएगा। साथ ही इसको आसानी से इसका टेम्परेचर मिल गया, न्यूनतम ताप जिसपे कागज जलने लगता है। इसी की वजह से जल वाले कागज में आग नहीं लगती है, वो उबलने लगता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वह ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ पदार्थ ऐसे हैं हमारे पास जिनका ज्वलन ताप जो है बहुत कम होता है, वो आसानी से, जैसे उसको खुले में छोड़ दिए या कुछ तुरंत उसमें माचिस का तिनका लग गया, वो तुरंत आग पकड़ लेता है। जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इसमें तुरंत आग लग जाती है, ठीक है। इसलिए पेट्रोलियम पंप पे भी क्या होता है ना, जो आपका ओएनजीसी होता है, कहीं पे भी इस तरीके का जहाँ पे पेट्रोल और डीजल भरा जाता है, वहां पे आपको सिगरेट पीने के लिए भी मना कर देते हैं, क्योंकि अगर तुरंत पेट्रोल और डीजल को टेम्परेचर मिला, तुरंत आग पकड़ लेगा, क्योंकि उनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है, तुरंत वो आग पकड़ लेते हैं 1-2 डिग्री पे भी आराम से। और साथ साथ एलपीजी गैस, जैसे हम घर में खाना बनाते हैं, कई बार क्यों ऐसे आग पकड़ लेता है कि वो गैस फैली हुई है, मान लो गलती से खुले है, तो तुरंत अगर माचिस जलाई, तुरंत आग पकड़ लिया, वो उसके पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से गैस वाली दुर्घटनाएं, एलपीजी सिलेंडर वाली दुर्घटनाएं तो सबने देखी होगी, देखा है ना, देखा है ना।
वही मैम। एक साइड अगर कंपेयर करें लकड़ी वाले घरों में बहुत सारे घर में लकड़ियां रखी रहती है, लकड़ियों से हम घर भी बना लेते हैं और वहां पे हम तुरंत माचिस जलाते तो तुरंत आग नहीं लगता, क्योंकि उसका जो न्यूनतम ताप है लकड़ी का वो काफी अधिक है, इसी की वजह से कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल, जिसकी वजह से उसमें आग नहीं लगती, उसमें मशक्कत करनी पड़ती है और इन पदार्थों में आग लग जाती है। इस तरीके से आपको सूची बनानी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ किसी को पूछना है पूछ लीजिए, डाउट है तो डाउट को मत पालिएगा।